trouble with love is. देखो यार, दो बातें हो सकती हैं। या तो आपने थोड़ी देर पहले मेरे से कोई क्वेरी पूछी थी, उसके रिप्लाई में मैंने आपको ये लिंक पेस्ट करके दे दिया। दूसरा, आपको इस वीडियो का थंबनेल अच्छा लगा, आपने क्लिक कर दी। दोनों ही बातों में आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि मैंने IBPS PO कैसे क्लियर करा, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, क्या क्या ट्रिक्स थी, और क्या क्या आपने मेरे से बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे हैं। मैं सीरियसली पक चुका हूँ। जब से CET WT पे मेरा इंटरव्यू आया ना, भाई साहब, जो इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज थे इतने सारे, तो मैंने ये डिसाइड करा कि भाई एक वीडियो बना देते हैं, सबका भला हो जाएगा। बार बार मुझे भी एक ही आंसर को 10 बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए सबका भला करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आज इस वीडियो की हम कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये रहेगा कि कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर एक के मन में हैं, वो हम टैकल करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही है। सेकंड पार्ट में रहेगी मेरी स्ट्रेटजी, जो मैंने अप्लाई की थी, जो मेरी प्रॉब्लम्स आई थी और जो मेरे साथ हुआ, वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। और फिर थर्ड में कोई जो न्यू कमर्स हैं हमारे यहाँ बैंकिंग एग्जाम में, जो नए नए बच्चे आए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, वे जल्दी जल्दी हम टैकल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे कि जो बंदे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, कुछ हाई लेवल की उनके दिक्कत है, तो वे वहाँ पे हम टैकल करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में चलते चलते कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड की तरफ। तो देखो, सबसे पहले जनरल क्वेश्चंस पे आते हैं हम। उसमें जनरल क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो आपने पूछा मुझसे वो ये था कि सर CET चालू होने वाला है, हमारी तो प्रिपरेशन करने से पहले एग्ज़ाम टफ हो गया, अब हम क्या करें, आगे जो भी आएगा वो पता नहीं कैसा होगा, क्या करें, बिल्कुल अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो इसमें क्या हम अप्रोच अपना सकते हैं। तो देखो यार, सुनो समझो, ठीक है। मैं भी काफ़ी समय से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है क्या हो चल रहा है। 2018 से हम सुनते आ रहे हैं कि CET आएगा, CET आएगा। अब खैर वो पास भी हो गया है, तो अब चांसेस ज़्यादा है जल्दी अप्लाई होगा, बट स्टिल अभी आने में टाइम है। क्यों? मेरे अपने रीजंस हैं, आपके अलग हो सकते हैं। आप मेरे से ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी विचारधारा है उससे आप सहमत हूँ, बट मेरे फिलहाल ये रीजंस हैं कि देखिए, पेंडेमिक आया अभी अभी, हर एक की हालत टाइट है, हर एक की। सरकार की ले लो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबकी जेब टाइट है। और अगर CET अप्लाई करना है तो भाई अच्छा खासा पैसा लगेगा, फ्री में अप्लाई नहीं होगा। कहीं जो जो आपके सेंटर्स हैं वे आपको दुरुस्त करने पड़ेंगे, बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी बनानी पड़ेगी, उसमें अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, तो पूरा प्रोसेस होगा। तो आई गेस अभी टेंशन फ्री रहो, 1-2 साल तो कहीं नहीं गए, अब अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद आ सकता है, ज़रूर आएगा। बट ये फिलहाल टेंशन ना लो, इतनी अभी अगले साल ही नहीं आ सकता, ये इतना भी इजी नहीं है टास्क, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये था कि सर आपने CET वाले इंटरव्यू में कहा था कि सर फ्रेंड्स बनाओ, और मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे इतने कोई जान पहचान में है नहीं, ना मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में प्रिपरेशन कर रहा है, और ना मैं किसी से बात कर पाता हूँ, मैं कैसे फ्रेंड्स बनाऊँ। तो यार देखो, मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि जो ग्रुप्स हैं आपके, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, फेसबुक पे कोई ग्रुप ढूंढ लो या इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो, हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। आप ग्रुप ढूंढो, वहाँ जुड़ो, और टेलीग्राम ग्रुप्स में किसी में ज्वाइन हो जाओ, और किसी से ऐसी गाइडेंस मांग लो कि भैया मेरा तो ये आपका क्वांट्स में नंबर सीरीज वीक है, मुझे थोड़ी गाइडेंस दे दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई आ जाएगा आपको बताने, और वहाँ से बात शुरू हो जाएगी। भाई सही बता रहा हूँ, इंटरेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, इंटरेक्शन के बाद फिर धीरे धीरे बात बन जाएगी, ठीक। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने काफ़ी जो लोग पूछ रहे हैं उसमें यह है कि सर आपको कितना टाइम लगा था क्वालिफाई करने में, और मेरा कितने टाइम में हो जाएगा। तो देखो यार, मुझे कितना टाइम लगा था, तो मेरा करीबन 2.5 साल के आसपास लगा मुझे। फिर उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, और तो मुझे तो 2.5 साल लगे ब्रो। और तुम्हें कितना लगेगा यार, ये मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यार देखो, ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं मैं इधर से फूंक दूँ और तुम्हारा कल्याण हो जाए, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई कह भी रहा है कि भाई फलाने फलाने सोर्सेज से कर लो और 6 महीने में तो क्लियर है ही है, या 6 महीने में तो 1 साल में तो क्लियर है ही है, कुछ नहीं कह सकते, कोई लिख के नहीं दे सकता यार, सही बात ये है। सबने वो वायरल वीडियो देखी होगी जो मिस थी, उनका 9 साल में निकला था RRB PO, सबको पता है उनका। तो देखो, ऐसे भी केसेस हैं, और कोई केसेस ऐसे भी हैं कि उनका पहली बार में निकल जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। तो इसलिए कहना बेकार है कि आपका कितने टाइम में निकल जाएगा। प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, सब होगा। और सुन लो मेरी बात, जो मैंने बताई है ना कि फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स में मैं नहीं आता,
ये कल मुझे कह रहा कोई कि भैया मैंने CTWD आपका इंटरव्यू देखा था, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है आपने, तो मैं सोचा आपसे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, मेरा तो भलाई हो जाएगा। भाई सुन, समझ, देख, फ्रेंड्स बनाने हैं किसी और को बनाओ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है आपका जल्दी सिलेक्शन पाने का कि जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ घुल मिल कर रहो। टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, वे सिलेबस कम जो आपका होता है सिलेबस को आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अच्छे से। उसके बाद जो आपको उसके साथ हासिल करनी है ना सिलेबस के साथ, वो आपके साथ के जो आपका साथ तैयारी कर रहा है उसके साथ ही हो पाएगी। तो कोई वैसे बंदे ढूंढो भाई मेरे तक ना हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में किसी ने पूछा है कि सर मेरा एक सब्जेक्ट या टॉपिक वीक है, छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं क्या? शाबाश भाई, समझो, सुनो, देखो, एग्जामिनर को क्या चाहिए, वो आपको उसको बस एक पॉइंट चाहिए आपका जो वीक है, और वो उसी पे आपको पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा। उसे भीड़ कम करनी है भाई, उसे भीड़ कम करनी है, बहुत भीड़ है। तो यार समझो इस बात को। आपको आपको लगता है कि यार इंग्लिश में मेरा आरसी वीक है, मैं आरसी छोड़ दूं तो मेरा इंग्लिश हो जाएगी। नहीं हो पाएगी, आरसी करनी पड़ेगी, वही अच्छे से करनी पड़ेगी। आपका मैथ है, क्वांट्स में मेरी नंबर सीरीज वीक है, छोड़ दूं, काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, उसे ही अच्छे से करना पड़ेगा। एग्जामिनर को बस एक पॉइंट चाहिए आपका, वो भीड़ कम करने का, उसे और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी पिछले कुछ साल में क्या है, पजल्स उसने बढ़ा दिए हैं, डीआई उसने बढ़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि पता है बच्चे छोड़ देते हैं। उसने कहा लो यही लोग, इन्हीं से स्वाद बढ़ाओ, पूरा नमक मिर्च पूरा डाल दिया उसने, अब करो कैसे कर सकते हो। तो भाई जो टॉपिक आप छोड़ दोगे, आप खुद एग्जामिनर को चांस दे रहे हो कि मुझे बाहर निकाल दे, और हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का करना चाहिए, करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। एक जनरल क्वेश्चन हो रहा है कि सर अभी आरआरबी के एग्जाम्स आने वाले हैं अगले महीने, तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि उसके मेंस में हिंदी लें या इंग्लिश लें, क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी? तो देखो यार, आई नो ये प्रॉब्लम किसके साथ है कि जो हिंदी मीडियम से ज़्यादा है, उनका मन ये रहता है कि यार हिंदी हमने पढ़ी हुई है, इंग्लिश अपना झंझट का काम है, आरआरबी निकाल लेंगे, बहुत है, अपना लाइफ सेट है, एसबीआई आईपीएस छोड़ देंगे। बट देखो, सुनो, समझो, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छा एग्जाम में तब हो पाएगा जब आपको उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। हर एक क्वेश्चन आपने 15-20 बार डेली मतलब अच्छे से कर रखा होगा, तब जाके वो बहुत अच्छा आपका एग्जाम में हो पाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हिंदी है उसके क्या सोर्सेज आपके पास प्रैक्टिस करने के, और फ्री में कितने सोर्सेज हैं मुझे ये बताइए। क्योंकि इंग्लिश में तो मैं भी गिना दूंगा, सोर्सेज मेरे पास भी काफ़ी हैं फ्री, बट हिंदी में कितने हैं ब्रो? लिमिटेड सोर्सेज हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं। इच्छा आपकी है, फिर भी मैं फोर्स नहीं कर रहा। आपने आरआरबी दिया, आपका नहीं निकला, फिर आगे भी तो एग्जाम्स आने वाले ना, वो तो आपने पहले ही दरकिनार कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी करनी थी। और आप इंग्लिश करते हो तो इसमें नहीं निकला, एसबीआई निकलेगा, एसबीआई निकला, आईपीएस निकलेगा, आईपीएस निकला, काफ़ी एग्जाम आ रहे हैं भाई, निकलते रहेंगे यार, है कि नहीं? तो सिर्फ हिंदी की वजह से अपने आप को, अपना दायरा छोटा मत कीजिए, अपना दायरा बढ़ाइए। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आरआरबी तक कर लेता हूँ, लाइफ सेट है। आरआरबी निकालने के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं, आईपीएस और एसबीआई भी देता हूँ, फिर आरबीआई भी देता हूँ, तो बढ़ेगा धीरे धीरे। बट ये अभी से इंग्लिश करके चलोगे, आगे तक का फायदा होगा। एक क्वेश्चन था, किसी ने जो CTWT की वीडियो थी उसके नीचे कमेंट किया था कि सर आपका बुक सोर्स नहीं बताया, कोई बुक सोर्स कोई अच्छा सा, क्यों पूरी वीडियो खत्म होगी मैं तो बुक सोर्स देखता रह गया, सर आपने कोई बुक सोर्स नहीं बताया। क्योंकि यार सच बताऊँ, मैंने बुक से पढ़ा नहीं है एक्चुअली। मैंने जो भी पढ़ा था ऑनलाइन पढ़ा था, पीडीएफ्स वगैरह थी, और पीडीएफ्स वगैरह से पढ़ा था। स्टार्टिंग में बेसिक जो थी, महिंद्रा इंस्टीट्यूट में गया था मैं, वहाँ मैंने 3 महीने का कोर्स किया था, उनकी बुक्स थी, बट वो भी एक बार स्टार्टिंग में हेल्प करी थी, उसके बाद फिर ऑनलाइन ही पढ़ा था जो पढ़ा था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी, क्या क्या मैंने पढ़ा था, क्या क्या सोर्सेज रहे, और कैसे कैसे मैंने किया। इवन दो मैंने पहले भी CTWT में थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, बट एक बार डीपली अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि प्रिपरेशन को 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ मैं अपनी, कि एक तो मैंने अपना वही जो सिलेबस अच्छे से कवर करा, और दूसरा जब फाइनल हिट होता है कि भाई अब तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, एग्जाम देना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। तो 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। एक जब अपने मैंने सिलेबस कवर किया, तो स्टार्टिंग में तो मैं बताया था कि भाई मैं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा था महिंद्रा, 3 महीने में वहाँ पे पढ़ा, उनकी जो बुक्स थी उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया। उसके बाद मुझे आइडिया होगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कहाँ से कवर हो सकता है। फिर मैंने ऑनलाइन गया, ऑनलाइन मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ऑनलाइन यूट्यूब पे आपका काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, साथ में आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुआ मैं,
काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप्स, जीए के अलग और क्विज़ेस के अलग, आपके पीडीएफ्स मिलती हैं काफ़ी टेलीग्राम पे, तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। ठीक, तो यहाँ से मैंने धीरे धीरे अपना सिलेबस पूरा किया। सिलेबस पूरा करने में फिर क्या आया कि मैंने मॉक लगाने शुरू किए। मॉक का पहले मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक लिया था, क्योंकि सबसे कम पैसे में वही आता है। उसके बाद पहली बात तो जो आप मॉक लगा रहे हो वो टेक्स्ट बुक मत लगाओ प्लीज़। थोड़ा ओड लगेगा ज़रूर, बट प्लीज़ टेक्स्ट बुक मत लगाओ, क्योंकि वो कंपेरेटिवली ईजी है टेक्स्ट बुक बाकी मॉक से। आपका प्रैक्टिस मॉक है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। आपका ओलिव बोर्ड है, स्मार्ट कीड़ा है। स्मार्ट कीड़ा वैसे मैंने कभी नहीं दिया, बट कहते हैं कि प्रैक्टिस मॉक, ओलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा सेम लेवल के हैं। तो आपको जो भी इसमें से मिले, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ टेक्स्ट बुक मत प्रीफर कीजिए। मैंने उसके काफ़ी मॉक लगाए टेक्स्ट बुक के, प्री के भी मेंस के भी, पर उसमें इम्प्रूवमेंट होता मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने कहा चलो, फिर मुझे थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ, मैंने दोबारा रिवाइज करा। रिवाइज कैसे करा मैं उसका बता देता हूँ। वही जैसे कि आप सारा सिलेबस एक बार लिख लो, उसके बाद टिक करके चलो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है, कि भाई ठीक है ये मुझे आता है ठीक ठाक, ये मुझे ठीक ठाक आता है, ये नहीं आता तो ये बाकी मुझे कवर करना है, सब पे टिक करना है मुझे। कैसे? उसकी पहले मुझे वीडियो लेक्चर देखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिविजन स्टार्ट करा आपका क्वांट्स का, टाइम एंड वर्क चैप्टर ले लिया हमने। टाइम एंड वर्क चैप्टर हमें पढ़ना है, तो हमने क्या करा, पहले ऑनलाइन गए। मान लो स्टडी स्मार्ट करके एक चैनल है, उसमें हमने टाइम एंड वर्क के लेक्चर्स देख लिए कितने, हमें आइडिया हो गया कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे और ये ट्रिक्स थी उनकी, हमें ये सब कुछ याद आ गया, एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद हम गए पीडीएफ ढूंढने, पीडीएफ हमें मिल गई। हमने पीडीएफ में साथ में टाइमर लगाया 15 मिनट का, और हमने टारगेट कर लिया कि भाई 20 क्वेश्चन 15 मिनट में मैं करूँगा, और बस शुरू हो गए। वहाँ टाइमर शुरू है, यहाँ आपके क्वेश्चन शुरू हैं। तो प्रैक्टिस, ये पहले हमने एक बार चैप्टर का ओवरव्यू लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस करी, ऐसे रिवीजन हो गया। कभी भी, और हाँ एक बात ध्यान रखना, कभी भी प्रैक्टिस बिना टाइमर के मत करना, कभी भी मत करना। जो आप बिना टाइमर के करोगे वो सिर्फ एक ओवरव्यू है, आपको चैप्टर का आप अंदाज़ा ले रहे हो कैसे कैसे होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो टाइमर के साथ होगी, बिना टाइमर के नहीं होगी। अब मैं सोर्सेज बताता हूँ, मैंने मैथ्स कहाँ से कवर की थी। कि मैंने मैथ्स कवर की थी, जो अभी मैंने बताया स्टडी स्मार्ट करके चैनल है सर का, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताते हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत अच्छा चैनल है। उसमें उन्होंने सब प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टडी स्मार्ट करके, तो वो आप चैनल चेकआउट कीजिए। उसके बाद फिर यशराज सर हैं, यशराज सर डीआई बहुत अच्छी कराते हैं। यशराज सर तो वो डीआई के एक्सपर्ट हैं मेरे हिसाब से। और सुमित सर हैं मैथ्स के, बहुत ही अच्छे जेन्युइन बंदे हैं, उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सुमित सर, एक चैनल है आपका इन्फिनिटिज्मल आपका मेंस के लिए बहुत अच्छा चैनल है। उसमें आपके लिए इंग्लिश हो गया, आपका क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग, डीआई, हाई लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका लेटर ऐसे राइटिंग, सब कुछ कवर कर रखा है उन्होंने। तो मस्ट चेकआउट इन्फिनिटिज्मल चैनल। ओके, तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंग्लिश में मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा था। इंग्लिश में मुझे पसंद थी आंचल मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, उनका मुझे समझ में आता था। इंग्लिश में भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं कि आपका पहले एक इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? जब आपको रीडिंग करोगे, रीडिंग के साथ साथ आप वोकैबुलरी पे ध्यान दोगे। रीडिंग डेली करनी है, वोकैबुलरी पे ध्यान डेली देना है। अब वोकैबुलरी पे काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर हमने वोकैबुलरी काफ़ी लिख रखी है, हमने 400-500 वर्ड्स हो चुके हैं और बस स्टार्टिंग वाला तो याद आता नहीं, आगे लिखते जा रहे हैं। लिटरली मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मैंने पता नहीं पूरी नोटबुक भर दी थी, और काफ़ी मोटी हो गई थी वो, और सब लिख के मैंने वो रद्दी में भेज दी। बाद में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका, मतलब लिटरली कुछ तो होता ही है, बट इतना अच्छा फ़ायदा हुआ नहीं था उसका। तो उसके बाद मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं बता देता हूँ। तो मैं क्या करता था कि जैसे सुबह द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ा मैं, पहले में तो मैंने पूरे पैराग्राफ का एक मीनिंग समझने की कोशिश की, ठीक है, कि पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है, किस बारे में पैराग्राफ है। कुछ वर्ड्स ऐसे हार्ड होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, बट मैंने उसे पहली बार में स्किप कर दिया। फिर दूसरी बार मैं गया, और दूसरी बार मैंने जो हार्ड वर्ड्स थे उन्हें पकड़ा और उनके मीनिंग देखे कि हाँ अब इस लाइन का क्या मतलब बैठ रहा है, ये पूरी लाइन अब इसके साथ क्या मतलब बना रही है। ये आपका स्टेप हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया उसे, रख दिया, बाकी सारी स्टडी करी, और शाम को दोबारा उठाया उसे। मैंने वो वर्ड कहीं लिखे नहीं, बस अपना देखे थे और भूल गया उसे उठे। यही याद करने की स्ट्रेटेजी होती है। आप एक बार याद करो चीज़ें, फिर एक टाइम रखो भूलने का, फिर दोबारा उसे ही रिवाइज करो। ये अगर आपने
स्ट्रेटजी फॉलो करी तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इस चीज़ का। शाम को फिर मैंने एडिटोरियल उठाया और पढ़ा। फिर मैंने जो वर्ड्स आए, जैसे वे वर्ड्स आए, मैंने उनका याद करने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब था, दिमाग पे जोर डालने की कोशिश की। तो जितना जोर डालोगे दिमाग पे, धीरे धीरे स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट आगे वो अपने आप याद आने लगेंगे। भाई सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है, अप्लाई करके देखना, बिल्कुल फायदा होगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही मैं जीए के सोर्सेज बताता हूँ। मेरे जीए के सोर्सेज क्या थे। एक तो अड्डा का एप्लीकेशन, उस पर आपका न्यूज़ आती रहती है, तो शाम तक वो न्यूज़ कंपाइल हो जाती है और फिर उसके क्विज बन जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है अड्डा का। और साथ में मैं करता था अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड के उस टाइम पे क्या होते थे, क्विज आते थे फ्री में, मतलब बिना किसी मेंबरशिप के मैं अफेयर्स क्लाउड से पढ़ता था क्योंकि भाई फ्री थे उस टाइम पे, मैं कोई चीटिंग थोड़ी की। तो अफेयर्स क्लाउड पे आपको उसके क्विजेज मिलते थे उस टाइम। तो मैंने रात को पढ़ा सब कुछ और मैं सुबह उठा। सुबह मैंने 5 से 8 का स्लॉट था, वो मैंने जो पढ़ना था पढ़ा। दूसरे स्लॉट में जब मैं बैठता था 11 बजे, तो तब मैं रिवाइज करता था उसे। तो ऐसे में मैंने क्या करा, रात को मैंने पढ़ा, सुबह उठा, 5 से 8 में मैंने कुछ और करा, उस वक्त में भूल गया जी। फिर मैंने 11 बजे दोबारा दिमाग पे जोर डाला कि क्या चीज़ें थी। उस टाइम पे मैं क्विज लगाता था। रात को मैंने पढ़ा जीए, उस टाइम मैंने क्विज नहीं लगाया, मैंने वो पेंडिंग छोड़ा 11 बजे के लिए अगले दिन, क्योंकि भूलने का टाइम हो गया। फिर मैंने क्विज से रिवाइज करा। तो ऐसे 2 सोर्सेज तो कम से कम लेकर चलो, या तो स्टडी IQ या फिर क्लाउड अफेयर या फिर आपका ओलिव बोर्ड की PDF, जो भी आपको मिल सके, कम से कम 2 सोर्सेज लेके चलो। और रिवीजन के टाइम पे टेलीग्राम्स पे आजकल भी आते हैं क्विजेज, वे जरूर दो, जितने हो सके दो, जितने हो सके। उसमें कोई सोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है, जितने हो सके क्विजेज तो दो। ठीक, इंग्लिश हो गया, जी हो गया, मैथ हो गया। रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं ब्रो, रीजनिंग में पहले तो आप कंसेप्ट अपने क्लियर करो हर एक चैप्टर के। कई बच्चों को ये नहीं पता कि रिवर्स साइलो क्या है, रिवर्स साइलो का नाम भी नहीं सुना। वही मैं बता रहा हूँ ना, सिलेबस नहीं बता दो तो भाई एक बार सिलेबस को दोबारा देख लो, उसमें जरूर तुम्हारा कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट रहा होगा। सब्जेक्ट भी नहीं, सब्जेक्ट का टॉपिक छूट रहा होगा। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, महिंद्रा की बुक से थोड़ा बहुत कवर किया था। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि यार मैं तो वीक रह गया, फिर मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई, सारे चैप्टर्स के नाम लिखे और धीरे धीरे सारे 2-2, 3-3 टीचर से कवर किए। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्सेज मैंने शायद बताया भी था, इन्फिनिटिसिमल नाम से चैनल है, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने, तो वो जरूर देखें आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग की पजल के लिए मैंने ट्रिक बताई थी इंटरव्यू में, वही वाली है। आप वीक के साथ साथ टॉपिक वाइज पजल रिपीट करते जाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब मेन चीज़ क्या है कि जम के आपको प्रैक्टिस करनी है, दिन रात सुबह शाम प्रैक्टिस। क्योंकि एग्जाम क्लियर करने का ट्रिक ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एग्जाम क्लियर करने की मेन चीज़ ये है कि आप एग्जाम के टाइम पे कितने अच्छे फ्लो में हैं। फ्लो कब आएगा, जब आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले, महीने 2 महीने 3 महीने पहले से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो यहाँ एग्जाम के टाइम पे आपका बहुत अच्छा फ्लो हो जाएगा। मेन चीज़ ये है, बच्चे ये नहीं समझ पाते, वे सोचते हैं हमने पढ़ रखा है तो हमारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, एग्जाम आने के टाइम पे अच्छा फ्लो होना चाहिए ब्रो, निकल जाएगा। वही बात है, सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 5 से 8 तक सुबह प्रैक्टिस करता था मैं क्विजेज की अड्डा से। 3 घंटे थे, 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट के क्विजेज लगाए। 11 से 3 बजे तक मैं अपने मॉक लगाता था, प्री और मेंस। ठीक, और फिर शाम को मैं 5 से 8 अपना जीए पढ़ता था और रिवाइज करता था डेली। ये मेरा मेंस भी इसमें कवर हुआ और प्रैक्टिस करके प्री भी ऐसे ही हुआ। एक मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे अभी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मेरे अभी 1st या 2nd ईयर में हूँ मैं, तो क्या मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, और करूँ तो कैसे करूँ, क्या चीज़ें मैं फॉलो करूँ। अभी से 2 मेथड हैं, एक पेड मेथड है, एक फ्री मेथड। पेड मेथड में क्या कर सकते हैं आप, पहले क्या करें, आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे आपको काफ़ी अलग अलग तरह के टीचर्स मिल जाएंगे, उनके लेक्चर्स देखने शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत कोर्स से गो थ्रू होइए। ठीक है, और फिर जब आपको टीचर पसंद आने लगे कि भाई हाँ, ये वाला टीचर जब समझाता है ना यार, अलग समझ में आता है कुछ, ये वाला टीचर जब इंग्लिश पढ़ाता है तो हाँ इंग्लिश समझ में आती है, ये वाला क्वांट्स से पढ़ाता है, क्वांट्स में मजा आने लगता है। तो जब ऐसे टीचर आपको मिलने लगे, फिर वो देखिए वे टीचर किस कोर्स में अवेलेबल हैं। जिस कोर्स में अवेलेबल है उस कोर्स को चुनिए और उस कोर्स से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट गए और कोई सा भी कोर्स खरीद लिया फिर रो रहे हैं कि यार ये तो टीचर बकवास मिल गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे बर्बाद चले गए। ये तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि टीचर कौन सा अच्छा। दूसरा तरीका है फ्री वाला। फ्री में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, मेरी तो प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप अगर आप पेड कोर्स कर सकते हैं तो प्लीज़ पेड कोर्स कीजिए,
काफ़ी जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ जानने को मिलेंगी। कई बच्चों को लिटरली ये नहीं पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। जब CDWT का इंटरव्यू हुआ था तो एक ने मुझे कांटेक्ट करा और कहती है कि सर मुझे अब पता चला कि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। तो यार दिक्कत वही है कि बच्चों को पता ही नहीं कोर्स कहाँ है क्या क्या है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, एक काम कीजिए आप इंटरनेट पे जाइए अभी गूगल पे और टाइप कीजिए बैंक PO सिलेबस। टाइप करा, उसमें 3 लिंक आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिंक है। आपने फर्स्ट लिंक पे गए, आपने सारा सिलेबस अपनी नोटबुक में छाप लिया चुका तो आप सेकंड लिंक पे गए, जो उसमें छूट रहा है वो आपने कंप्लीट करा। फिर तीसरे लिंक पे भी ऐसे ही आपने रिव्यू देखा और जो छूट रहा है वो कंप्लीट करा। उसके बाद आप उसे देखिए और उसमें टिक कीजिए कि आपको क्या क्या नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपका भी एक आधा कोई ना कोई टॉपिक निकल आएगा, चाहे भले ही आपने कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यही ट्रिक है आपकी फ्री वाली की कि आप यही प्रोसेस कीजिए। आपने नोटबुक ली, तीनों लिंक से आपने कोर्स आपने लिख लिया, डन। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो टिक कर लीजिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी जो आइडिया आपको नहीं है उसके फिर आप यूट्यूब पे लेक्चर सर्च कीजिए, मिल जाएंगे, अच्छे खासे टीचर्स हैं, आपको मिल जाएगा, फ्री में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको चैप्टर्स मिलने शुरू होंगे। फिर आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया यूट्यूब से पढ़ के, उसके बाद फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी अलग अलग तरह की। टेलीग्राम पे नहीं तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए फलाना टॉपिक PDF मिल जाएगी। फिर वहाँ से क्वेश्चन लगाइए, ऐसे कर करके पूरे सिलेबस को टिक मार्क कर लीजिए, ख़त्म कीजिए। एक बार ख़त्म हो गया सारा, उसके बाद फिर मॉक दीजिए, एक दो मॉक दिया, आपको पता चल गया कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। उसके बाद फिर दोबारा आपने ये प्रोसेस अपनाना है, वो टिक वाला, कि आपने दोबारा सिलेबस लिखा, दोबारा टिक करा। तो ये जब दोबारा आप कर लेंगे तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो। तो नए बच्चों का एक और बहुत ही जनरल क्वेश्चन रहता है, एक ये रहता है कि सर मैं तो पहले से स्टडीज़ में वीक हूँ, मेरा एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं गुजरा, 10th में मेरे बहुत कम मार्क्स थे, 12th में बहुत कम मार्क्स थे, तो अब क्या मेरा स्कोप है, क्या मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है? तो भाई सुनो, देखो, समझो, मैं बता देता हूँ मैं कितना गिरा हुआ हूँ, फिर तुम उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। एक बात याद आ गई मुझे कि मेरा एक कलीग था, उसका CDWT पे इंटरव्यू था, तो उसमें वो बड़े सीना चौड़ा कर गया था कि भाई हम तो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और फिर भी हमने निकाल लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा। आई नो स्ट्रगल हर एक की में होता है, बट भाई झूठ मत बोल, तेरे 10th में 90+ हैं, तेरे 12th में 90+ हैं, तू कहाँ से एवरेज है? तो हम हैं शुद्ध एवरेज। मैं लिटरली मैं हूँ एवरेज। तो मेरा क्या रहा कि फर्स्ट मेरा स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम था, उसके बाद फिर पेरेंट्स को लगा कि यार हिंदी में इतना स्कोप है नहीं, तो उन्होंने 3rd के बाद मुझे अपना CBSE मीडियम में डाल दिया। तो उसमें क्या रहा कि 3rd में जैसे मैं पहुँचा मैं फेल हो गया, 3rd में उन्होंने मुझे प्रमोट करा, 4th में फिर मेरे ठीक ठाक 46% आ गए थे, उसके बाद 5th में मैं ठीक ठाक पास हो गया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई भाई, 5th में पास हो गया, 6th में 38% के आसपास आए, 7th में फिर मैं फेल हो गया, प्रमोट करा मुझे उन्होंने कि भाई चलो मौका देते हैं अगले साल के लिए। 8th में फिर मैं फेल हो गया, फिर उन्होंने प्रमोट करा। 9th ठीक ठाक चली गई 6.2 CGPA के साथ, उसके बाद फिर 10th में मेरा 7 CGPA था, उसके बाद 11th में कॉमर्स चुनी मैंने, कॉमर्स में मैथ ली, साइड सब्जेक्ट में मैथ ली और मैथ में मैं फेल हो गया। मैथ में मेरी बैक आई और बैक के मैंने दोबारा पेपर दिया, तब जाके मेरी 11th क्लियर हुई। उसके बाद फिर मैंने 12th दी, 12th में मेरे 69.7% थे। तो भाई हम हैं असली एवरेज, हमारे दादा एवरेज, हमारे परदादा एवरेज, फिर हम एवरेज। ऐसा नहीं कि पहले एवरेज थे फिर टॉपर रहे फिर एवरेज हो गए, नहीं, शुद्ध एवरेज है। हिंदी मीडियम का डायलॉग था ये। मेरे ऐसा बैकग्राउंड था, उसके बाद भी मैंने, पहली बात तो बेवकूफ़ी है, ऐसे जिसका ऐसा बैकग्राउंड हो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। मुझे तो लिटरली लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों को भी यही लग रहा था कि भाई क्या अनसर्ट चीज़ें कर रहा है, कुछ नहीं होने का। बट एक बार ठान लिया ना तो निकालना है बॉस, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं इतना मोटिवेशन क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे पता है, वो मैंने झेला है कि भाई जब ज़िंदगी में कोई और सहारा नहीं मिलता ना, तो जो बचता है फिर सारी जान उसी पे लगानी पड़ती है। प्रिपरेशन का क्या है, हम अभी तैयार हो रहे हैं, तैयार हो के जब लड़ने जाएंगे ना सबके छक्के छुड़ा के आएंगे भाई। तो इसीलिए ऐसी थोड़ी नाम रखा है इसका प्रिपरेशन। तो ये चीज़ है, करो भाई तैयारी, होगा क्यों नहीं क्लियर।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सर क्वांट्स में वीक हूँ, क्वांट्स में मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है, तो क्या करूँ सर उसके लिए मैं। तो देखो, अब आपको खोलना है अपने क्वांट सेक्शन और उसमें देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन टाइप है जहाँ आपकी स्पीड कम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिंप्लीफिकेशन खोला और उसमें देखा कि यार आपका नॉर्मल टाइम से तो आपने कम टाइम में कर लिया, तो आपकी स्पीड तेज है उस सेक्शन, उस टाइप में, क्वेश्चन टाइप में। फिर आपने देखा कि यार अच्छा नंबर सीरीज में मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो अब क्या करें। अब आपको पता चलेगा कि नंबर सीरीज में मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, और आपने डीआई देखा यार डीआई में भी ज़्यादा जा रहा है, तो अब क्या करें। अब आप क्या करें, मॉक से अलग हटके कोई पीडीएफ डाउनलोड कीजिए या कोई सोर्स ऐसा लीजिए जहाँ पे आपके पास पहले से वो टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हों। या तो आपके पास बुक होगी या आपके पास पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अलग अलग गूगल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो टाइमर के साथ आप लगाइए, अलग से लगाइए डेली। आप ये नहीं कि आज ही खत्म कर दी सारी पीडीएफ, आप 4-5 दिन तक खींचिए। आज 10 क्वेश्चन लगा लिए, कल 10 क्वेश्चन लगा लिए, 15 लगा लिए। मेन बात है आपका फ्लो बन जाएगा उसमें। आप डेली एक दो करके लगाएंगे ना, आपका फ्लो बन जाएगा, और फिर जब आप मॉक देंगे बाद में, तब उसमें अपने आप आपका टाइम कम आएगा। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसे अप्लाई कीजिए, जरूर रिजल्ट अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन हमसे ज्यादातर लोगों ने पूछा है कि सर इंग्लिश में नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। हम तो जब मॉक लगाते हैं तब तो सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि सर हाँ इसका आंसर यही है, लगा दो। पर जब बाद में रिव्यू में देखते हैं, पता चला आधे से ज़्यादा तो नेगेटिव हो चुके हैं, मार्क्स आ रहे हैं वही 4-5। तो सर क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो भैया सुनो, समझो, देखो। मैंने क्या किया था कि मैंने जब देखा कि यार लिटरली हर एक क्वेश्चन पे जाके देखा मैंने, ऊपर जो एवरेज टाइम है मैं उससे कम ही ले रहा था, बट मेरे ज़्यादातर गलत हो रहे थे। तो मैंने प्रॉब्लम नोटिस करी, तो फिर मैंने वो टाइम बढ़ाया हर एक क्वेश्चन में कि यार मैं थोड़ी देर तसल्ली से रुकूंगा क्वेश्चन पे, उसे देखूंगा, समझूंगा। अगर फिर भी मुझे श्योरिटी नहीं हुई तो मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन। हमें क्या होता है, हमने टाइम लगा दिया क्वेश्चन पे इंग्लिश के, तो हमें लगता है यार अब आंसर तो दो ही से, जब इतना टाइम लगाया कुछ सही गलत कुछ तो करूँ, वो ज़्यादातर गलत हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन पे टाइम लगाया है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, छोड़ दो। नेगेटिव ही होगा वो नेगेटिव ही ले जाएगा, वो पॉजिटिव कुछ नहीं दे के आएगा। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी ट्रिक है इंग्लिश के लिए स्पेशली, तसल्ली वाले दिनों में करना है। ये नहीं कि कल परसों एग्जाम है और आज ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। आपको करना क्या है कि जैसे मॉक दे रहे हैं तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे टाइम देना, और ये सोचना है, आपको लगा कि बी और सी में आपको कन्फ्यूजन है कि भाई बी भी आंसर हो सकता है, सी भी आंसर हो सकता है, पर अब रिस्क कैसे लें। तो आपको ये करना है कि अपने आप को डिनाई करना है कि इसका आंसर बी नहीं होगा, सी होगा। बी क्यों नहीं होगा उसका रीज़न ढूंढना है ऊपर। फिर आपको सी में सेम ट्रिक लगानी है कि सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीज़न ढूंढना है। जिसका रीज़न मिल जाए वो गलत है और दूसरा वाला सही है। ये एक कंडीशन ये है। हो सकता है तो इसका ही बेनिफिट उठाना जहाँ तक मिल सके, ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बच्चों ने बहुत पूछा है कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे मॉक में, मैंने बहुत अच्छे मॉक्स लगा रहा हूँ, बट ये है कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मैं दिन के 2 मॉक लगा रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्या करूँ सर। तो भाई सुनो, समझो, देखो, बात कुछ ऐसी है कि भाई मैंने इंटरव्यू में भी कहा था, ज़्यादा मॉक लगाने से कुछ नहीं होने का, कुछ हासिल नहीं होने का। वही बात, कुछ हासिल नहीं होने का ज़्यादा मॉक लगाने से। चाहे आप गिनती के 4 लगाओ पर अच्छे से लगाओ, तभी हासिल होगा, ठीक है। जहाँ तक बात रही आपकी कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे आपके मॉक में, कभी भी जिंदगी में ये मत सोचना कि आपको मॉक में मार्क्स बढ़ाने हैं, कभी भी नहीं। मार्क्स पे ध्यान ही नहीं देना है भाई। हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, मॉक में परसेंटाइल पे। परसेंटाइल आपका बढ़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, देखो, आपने कोई मॉक दिया वो बहुत हार्ड है, फिर उससे अगले दिन आपने मॉक दिया वो बहुत ईजी है, तो जिसमें हार्ड आपने दिया उसमें आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे, जो आपने ईजी वाला दिया उसमें आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो आपको लगेगा कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, पर क्या ये इम्प्रूवमेंट है? नहीं। परसेंटाइल आपको दर्शाएगा कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। परसेंटाइल क्या चीज़ होती है? मान लो ये आपका हार्ड वाला एग्जाम था, ये वाला आपका इजी वाला एग्जाम था। हार्ड वाले एग्जाम पे जो टॉपर है उसने आपके मान लो 70 अटेम्प्ट करे, 70 मार्क्स है आपके उसी में 60 आए, तो वो उससे कंपेयर करके आपको कहेगा कि हाँ, और इसके हिसाब से आपका परसेंटाइल बिठाएगा। वो 70 को 100 मान के उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल निकाल देगा। यहाँ पे आपके इजी रहा, इजी में भी आपके टॉपर के तो 100 आ गए, आपके फिर भी 60 से 65 चले गए। आप तो खुश हो गए कि मेरे 60 से 65 चले गए, बट
टॉपर के देखो ना, वो तो 70 से 100 चला गया। तो वो बात है, परसेंटाइल आपका दिखाएगा कि आपने इंप्रूवमेंट करा या नहीं करा, मार्क्स कभी नहीं दिखाएंगे। कम से कम 90 पहुंचाना है और उसके बाद फिर 90, जब 90 टारगेट पहुंच जाए आपका, फिर 90 से ऊपर का सेट कीजिए, 95 सेट कीजिए टारगेट। ठीक, परसेंटाइल इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा ब्रो, जितना रिवीजन हो सके रिवीजन करना पड़ेगा। कोर्स दोबारा रिवाइज करा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ, तब जाके आपका परसेंटाइल बढ़ेगा और ज़रूर बढ़ेगा। रिवीजन करो, ज़रूर बढ़ेगा। साथ इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, ये शायद कोई बताएगा नहीं आपको, ये मेरी पर्सनल ट्रिक थी, ये ज़रूर अप्लाई करना तो और अच्छा, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। और ये ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम, जिम वगैरह में जाते हैं, तो डायरेक्ट हमें वो डायरेक्ट ये नहीं कहता कि ठीक है अब आज आपको चेस्ट लगानी है, लेग लगाना है। वो स्टार्टिंग में कहता है वार्म अप करो, है ना, वार्म अप करो। तो मॉक क्या है हमारा, मॉक है हमारी मेन एक्सरसाइज। मॉक से पहले हमें करना है वार्म अप। मैं भी करता था, जो मैं बता रहा हूँ ना 5 से 8 तक मैं क्विज लगाता था, वो मेरा वार्म अप था। 11 से 3 तक मेरा मॉक था, समझ रहे हो। तो हमें वार्म अप करना है, वार्म अप तीनों सब्जेक्ट का करना है, छोटे छोटे क्विजेस से। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट का एक क्विज लगा लो, तीनों सब्जेक्ट के 3 क्विज हो गए और फिर आप मॉक दे दो। पहले आपने वार्म अप करा फिर मॉक दिया। काफी बच्चों का मैं बता रहा हूँ काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफी बच्चों ने मुझे रेस्पॉन्स दिया है। तो प्लीज ये ट्रिक बहुत जरूरी है, अप्लाई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सही में। और तीसरा तो भाई वो है ही, जितना प्रैक्टिस कर सको उतना इंप्रूवमेंट होगा। पहला मैंने बताया आपको कि आपका परसेंटाइल पे ध्यान देना है, दूसरा मैंने कोर्स रिवीजन बताया, तीसरा मैंने वार्म अप की ट्रिक बताई, और चौथा प्रैक्टिस। भाई करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपके मार्क्स और आपका परसेंटाइल सब इंप्रूव हो जाएगा। मेन चीज इसमें आती है कि आप जब मॉक दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन, एक बार आपने मॉक दे दिया, फिर आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस में आपको क्वेश्चन को ये समझना है कि अगली बार अगर मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा कि ये हार्ड है या इजी है या डुएबल है, मैं उस पर कैसे टैग लगाऊंगा, कितनी जल्दी टैग लगा पाऊंगा, वो मेन चीज़ है। आप ये चीज़ जितनी जल्दी कर पाएंगे ना, जितने कम मॉक में समझ पाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, कम मॉक में भी आपका हो सकता है, बशर्ते आपने अच्छे से किया मॉक। आपको हर एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगली बार ऐसा कुछ मेरे सामने आया तो मैं उसे कैसे टैकल करूँगा। ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आप मॉक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होने वाला है। तो यार टफनेस झेलनी पड़ेगी, मॉक देना पड़ेगा। वो एक, हाँ अरे एक सिटिंग में मॉक दो भाई, ये 2-3 सिटिंग में क्या होता है, आधा हमने रीजनिंग का सेक्शन अब दे लिया, आधा क्वांट्स का बाद में दे लिया, लूंगी, ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। फिर आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप मॉक नहीं दे रहे हो। मॉक का मतलब है आप एक सिटिंग में पूरा मॉक दे रहे हो, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, एक सिटिंग में मॉक दो तब उसका मतलब है। एग्जाम में भी तो एक सिटिंग में दोगे ना, तो प्रैक्टिस उसी की करो भाई। ये कोई चीज नहीं होती कि आधा मॉक अब दिया आधा मॉक बाद में देंगे। 1-2 बार का चलता है, आपकी तबीयत खराब है आपने एडजस्ट कर लिया वो बात अलग है, बट नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी भाई। एक और क्वेश्चन हमसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सर ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसका कैसे करें। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मैंने उसमें भी बताया था अनअकैडमिक इंटरव्यू में कि एक ग्रामरली करके एक साइट है, आप इस पे जाइए, लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप इस पे अपना जो भी आपने लेटर और ऐसे लिखा है वो पेस्ट कर दीजिए, उसमें आपकी गलतियां बता देगा। और बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि हर एक को टीचर अवेलेबल नहीं होता जो आप उसकी गलतियां बता दें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ अवेलेबल है और फ्री में है बेसिकली। तो डिस्क्रिप्टिव में ये जरूर आप अप्लाई करें। तो अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड नर्वसनेस बिफोर एग्जाम। ज़्यादातर तो मैं पीएम के मॉक लगा देता, तो मैंने बताया ना पहले तो मैं टेक्स्ट बुक के लगा देता। जब मुझे पता चला कि यार टेक्स्ट बुक का तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर मैंने पीएम के लगाने शुरू किए थे प्रैक्टिस मॉक के। तो प्रैक्टिस मॉक में क्या था, हार्ड रहता था काफ़ी, तो यार परसेंटाइल इतना अच्छा बनता ही नहीं था, तो हमेशा डिमोटिवेटेड रहना, वो उस डिमोटिवेशन को लेकर अगर एग्जाम में जाओ तो एग्जाम और ख़राब हो जाएगा। मेरा ये मानना था कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं कुछ अच्छा सा मोटिवेटेड हो जाऊं ताकि मैं अच्छा सा एग्जाम दे पाऊं। तो मैं उस टाइम क्या करता था कि अपने टेक्स्ट बुक उठाया, उसके 2 मॉक लगा लिए, ईजी है, परसेंटाइल अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस बन ही जाएगा। तो ये मेरी ट्रिक थी। 2 दिन पहले अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया। डर तो है, देखो थोड़ा बहुत अगर डर है आप में तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी डर नहीं है, आपको लग रहा है कि इस बार तो निकल ही जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है कि यार होगा नहीं होगा, पिछली बार 1 नंबर से रह गया था, इस बार क्या करूँ, फिर आप कॉन्फिडेंस में जी रहे हो,
ठीक। मेमोरी बेस पे ये नहीं कि अगर मेमोरी बेस करेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मेमोरी बेस मैं इसलिए यूज करता था ताकि मोटिवेटेड फील करूं, एग्जाम से 1-2 दिन पहले लगा लेता था। मेमोरी बेस पे प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, क्योंकि वो कंपेरेटिवली ईजी रहता है बाकी मॉक से। ठीक, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो यार जाने से पहले मैं एक बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है एक एडवाइस, मैं वो आपको देना चाहूँगा जिससे आपका भी एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकले। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि यार कम से कम सच बोलो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सच बोलो, दूसरों से भी अपने आप से भी। कम से कम अपने आप से तो बोलो यार, बी ट्रू टू योरसेल्फ। हमें खुद को नहीं पता होता कि हम आप कब झूठ बोल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि यार पढ़ाई कैसी चल रही है, हमने कह दिया अच्छी चल रही है, तो हमने उन्हें कह दिया, हमने किसी और ने पूछा हमने उसे कह दिया। हम बोल रहे हैं, हमारा माइंड भी सुन रहा है, तो हमें लग रहा है कि अच्छी चल रही है। बट क्या आपको पता है आपने परसों क्या कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपको पता है पिछले महीने से आपकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है? कोई रिकॉर्ड है, कोई प्रूफ है, क्या है? कुछ है? नहीं है ना। तो आपने झूठ बोला, आपको खुद नहीं पता आप कैसा पढ़ रहे हो। तो पहली बात तो ये कि सच बोलो। दूसरा ये, सच बोलने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा। तो वो कैसे पता चलेगा, वो मेन चीज़ है। अब देखो सबसे मेन क्या है, फिर याद रखना चीज़ें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब उसका रिकॉर्ड कैसे रखें, एक तो अब इसमें आपका पर्सनलाइज अपना तरीका चल सकता है, जो भी आप चाहें। मैंने क्या करा था वो मैं बता देता हूँ कि देखो, अब देखो उल्टा फ्रंट कैमरा है, काम चला लेना, उल्टी चीज़ें दिखाई देंगी थोड़ी, टैलेंट हो रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो मैंने ये अपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे कुछ, कि जैसे अगर मैंने ठीक ठाक काम करा दिन में, मेरा जो टारगेट है वो मेरा अचीव हो गया, तो मैं उस दिन आपका हार्ट दूंगा अपने आप को, ठीक है। और ज़्यादा एक्सीलेंट काम चला गया, बहुत ही अच्छा हो गया, तो मैं हार्ट में एरो कर दूंगा। और अगर ठीक ठाक काम रहा, स्टैंडर्ड भी मैं अचीव नहीं कर पाया अपने, तो मैं सिंपल शैलो हार्ट या खोखला हार्ट ये मैं दूंगा अपने आप को। जब कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं डॉट दूंगा। तो उसी हिसाब से मैं फिर हर एक दिन का अपना रूटीन बनाने लगा। 1 तारीख को मैं थोड़ा बहुत पढ़ा तो मैंने अपने आप को हार्ट दे दिया। जैसे सोशल मीडिया पे होता है, इंस्टाग्राम पे आप अपने को हार्ट देते हैं, तो ये ट्रिक क्या होती है, वो आपको एंगेज रखना चाहते हैं। आप अपने आप को, मैंने वही अपनी ट्रिक उठाई और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की कि मैंने अपने आप को यहाँ हार्ट दिया 1 पे। थोड़ा बहुत जहाँ टारगेट मेरा अचीव लग रहा था हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पे मैंने 2 में हार्ट दिया। फिर 3 में मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, डॉट रहा। उसके बाद फिर 4 में मैंने एक्सीलेंट, अबाउट द टारगेट, जो सारे अपने टारगेट से अचीव करो और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा, तो इसका मतलब ये रहा। ऐसे करके मैं अपना रिकॉर्ड बनाया और मुझे पता था मेरा टारगेट फिर क्या रहा, ये तो मैंने लिख लिया। अब मेरा टारगेट इसमें ये था कि मैं पूरे वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये वाला हार्ट ला सकूं, फुल हार्ट जो कहते हैं, जो भरा हुआ हार्ट जो है, मेरा टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में मैं ले आ सकूं। अब ज़रूरी नहीं है आपका हर दिन वो एरो वाला हार्ट आएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप अबाउ द एवरेज काम कर जाओगे ना, जिस दिन आप अबाउ द एवरेज पढ़ लोगे, अगले दिन डॉट ही आएगा। मैंने शायद लिखा होगा इसमें, जैसे इसमें दिखा रखा मैंने, यहाँ मेरा अबाउ द एवरेज गया, उसके अगले दिन डॉट आया, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा अगले दिन, मन ही नहीं करेगा। सेम में यहाँ पे अबाउ द एवरेज गया, फिर डॉट चला गया, पढ़ा ही नहीं जाता भाई, सीरियसली। कोई नहीं, एक आधे दिन चलता है, बट यार रूटीन तो, एक नॉलेज तो मिलेगी ना। ये वाला मैंने पूरे दिन फ़ोन चलाया था। और यार दूसरी ट्रिक मेरी ये है कि ट्रिप या सजेशन एडवाइस कुछ ही कह लो, कि यार देखो फ़ोन होता है ना, फ़ोन में होती है एक सोशल मीडिया, ठीक। सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन, सबको पता है। छोड़े कैसे, तो यार ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने सीरियसली फेसबुक छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम छोड़ दिया था। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है वो नहीं निकलती फ़ोन से, क्योंकि उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, आई नो, सबको पता है। बट एक एडवाइस आप मेरी प्लीज़ फॉलो करें कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। यूट्यूब हो आपका, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अगर है भी फ़ोन में, नोटिफिकेशन ऑफ, दिखना नहीं चाहिए कोई भी स्क्रीन में नोटिफिकेशन, ठीक। और दूसरी चीज़, कोई भी पॉपअप नोटिफिकेशन अपने आप नहीं आना चाहिए स्क्रीन पे। आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से पॉपअप नोटिफिकेशन आया, नहीं, गलत बात, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। तो पॉपअप नोटिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं, और सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशन आप ऑफ करें, क्योंकि सीरियस तो यार तभी होगे ना। तो आई होप यार मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वीडियो में आपके थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, अगर हुई हो
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट में मैं जाने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैंने जब प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स मेरे ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि यार हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, इस बार तो पक्का है, प्री तो क्लियर है ही है। जब मैं रिजल्ट देखता था तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ उसका। तो मेरे दोस्त था, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो यार मैं काफ़ी डिप्रेस था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे कुछ लाइनें लिखी थी, आई होप आपके कुछ मोटिवेशन मिले या कुछ जो भी है। मेरा दिल था कि मैं कुछ लोगों को सुनाऊं। तो ये लाइनें कुछ ऐसे हैं कि दिन ढल रहा है, कुछ धुंधला सा हो रहा है, अब शाम हो चुकी है पर काम चल रहा है। काम माने प्रिपरेशन चल रही है, सब कुछ ख़त्म सा लग रहा है बट प्रिपरेशन चल रही है भाई। किनारा दिख रहा है, दूर बहुत खड़ा है, लोग पहुंच चुके हैं पर काम चल रहा है। नाव हिल रही है, हिम्मत टूट रही है, सांस थम चुका है पर काम चल रहा है। साथ सब खड़े हैं, रास्ता तक रहे हैं, मंजिल पूछ रही है तो जिद पर क्यों अड़ा है। बस यही सब चल रहा है। धन्यवाद।